हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिजिक्स फ्रेम। आईआईटी जैम की सीरीज़ में आज हम क्वांटम फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने मैथमेटिकल फिजिक्स देखा था, जिसमें हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर को छोड़ करके बाकी मैंने सब करवाया है सिलेबस में, जो है आईआईटी जैम के, विद प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियोज़ देख सकते हैं। सो टुडे वी विल स्टार्ट क्वांटम फिजिक्स। देखिए, क्वांटम फिजिक्स की जो थ्योरी है ये 1900 के बाद में जो है आई है, इसलिए इसे मॉडर्न फिजिक्स के अंदर रखा गया है क्वांटम फिजिक्स को। अब मेन बात ये आती है कि क्वांटम फिजिक्स किस बारे में है। तो देखिए, ये हमें बताता है कि जो मैटर है इसका ड्यूल नेचर है। ठीक है, मैटर का ड्यूल नेचर है, वो पार्टिकल भी है और वो वेव भी है। ठीक है, मैटर पार्टिकल भी है और वेव भी है। अब ये किस तरीके से हम कंफर्म करें? क्या कोई एक्सपेरिमेंट है जो हमें प्रूव करके दिखा सकता है कि एक मैटर जो है उसका ड्यूल नेचर होता है, पार्टिकल भी और वेव नेचर भी? तो देखिए, अगर आप डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन के साथ परफॉर्म करते हैं, मान लीजिए डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अगर आप परफॉर्म करते हैं विद इलेक्ट्रॉन्स, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास में ये है डबल स्लिट और ये अपने पास स्क्रीन है, और यहाँ से आप जो है बंचेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आप यहाँ से क्या करवाते हैं, इंसिडेंट करवाते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? देखिए, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स आप स्ट्राइक करवाने हैं, मान लीजिए। चलिए 2 इलेक्ट्रॉन्स को मैं स्ट्राइक करवा रहा हूँ सिर्फ यहाँ से, सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे यहाँ से तो आपको मिलना क्या चाहिए? वैसे तो यहाँ पर आपको 2 डॉट्स मिलने चाहिए, स्क्रीन पर आपको 2 डॉट्स दिखने चाहिए। एक डॉट इलेक्ट्रॉन 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा डॉट इलेक्ट्रॉन 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट ऐसा नहीं मिलेगा आपको। आपको यहाँ पर जो देखने को मिलता है वो मिलता है इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, या फिर मैं कह सकता हूँ इंटरफेरेंस पैटर्न। तो इंटरफेरेंस पैटर्न क्यों देखने को मिला? क्योंकि देखिए, इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर है, ये कंफर्म करता है कि इलेक्ट्रॉन का क्या है, वेव नेचर है। लेकिन अब यहाँ पर अगर मैं एक स्लिट को यहाँ से क्लोज कर देता हूँ और सिर्फ एक स्लिट से मैं देखता हूँ कि एक स्लिट से सिर्फ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो भी हमको एक वेव ही दिखनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। उस टाइम पे हमें वेव नहीं दिखती है, हम एक सिंगल डॉट दिखता है उस टाइम पर। ठीक है, आप किसी भी इन दोनों में से एक स्लिट को क्लोज कर लीजिए तो हमें जो है एक सिंगल डॉट मिलता है। तो वो हमें कंफर्म करवाता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, पार्टिकल नेचर का है। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए क्या होता है, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर में क्या फर्क होता है ये भी देख लीजिए। देखिए, जब भी कोई मैटर वेव नेचर का है तो पार्टिकल नेचर में लाने में क्या चीज सहायक होता है? देखिए, वेव फंक्शन। जो भी मैटर के साथ वेव एसोसिएटेड होती है हम उसे मैटर वेव कहते हैं। ठीक है, आगे जाके इसको हम देखेंगे, इसको हम डी ब्रोगली वेव भी कहते हैं। और मैटर वेव में क्या चीज वेरी करती है, ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए, जैसे साउंड वेव है, ठीक है, साउंड वेव में अगर मैं पूछूं क्या चीज वेरी करती है, तो साउंड वेव में आप कहेंगे प्रेशर वेरी करता है। ठीक है, और अगर मैं कहूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या वेरी करता है, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है ये वेरी करता है। वहीं अगर मैं कहूं कि मैटर वेव या डी ब्रोगली वेव में क्या चीज वेरी करता है, तो मैं कहता हूं वेव फंक्शन। ये वेव फंक्शन क्या इंफॉर्मेशन देता है? ये सब चीजों की इंफॉर्मेशन देगा आपको। एम्पलीट्यूड क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, एनर्जी, आइगन वैल्यूज क्या है, आइगन फंक्शन क्या है, सब चीजों की आपको ये डिटेल देगा वेव फंक्शन। और वेव फंक्शन को हम डिनोट करते हैं साई से। तो जब किसी भी मैटर का वेव नेचर है, ठीक है, और यहां पर आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को इंसिडेंट करवाया है, तो आपको जो वेव फंक्शन मिलने वाला है ये कॉम्बिनेशन मिलने वाला है। इस इलेक्ट्रॉन का क्या वेव फंक्शन है और इस इलेक्ट्रॉन का क्या वेव फंक्शन है, दोनों का सम। ठीक है, और दोनों का सम आपको यहां पर मिलने वाला है। लेकिन अगर आपने एक स्लिट को यहां से क्लोज कर दिया तो आपको जो है यहां पर एक सिंगल वेव फंक्शन मिलेगा। दैट मीन्स वो वेव फंक्शन क्या हो गया है, कोलैप्स हो गया है। वेव फंक्शन क्या हो गया है, कोलैप्स। वेव फंक्शन कोलैप्स। ठीक है, यानी कि ये बात हो गई कि वेव नेचर से आप पार्टिकल नेचर पे आ गए। अब वेव का तो कोई, अगर मान लीजिए ये कोई वेव है, ठीक है, इस तरीके से ट्रैवल कर रही है, तो क्या आप बता सकते हैं कि किसी भी टाइम पर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कहां पर है? हम नहीं कह सकते ये चीज, क्योंकि इसका वेव नेचर है, अनसर्टिनिटी है यहां पर। ठीक है, तो अनसर्टिनिटी है टू फाइंडिंग आउट इन द मेजरमेंट इन द पोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर ये पार्टिकल है, ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने यहां से एक स्लिट को क्लोज कर लिया
और अगर मैं स्क्रीन की तरफ देखूं, इसका मतलब मैंने एक टाइम पर मैंने ये पोजीशन सर्टेन कर ली है कि मुझे इलेक्ट्रॉन को यहां देखना है। ठीक है, तो यहां दिखना है, इसका मतलब वेव फंक्शन जो है वो ब्रेक हो गया है। तो आपके पास जो है इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट की तरह यहां स्क्रीन पर दिख जाता है। दैट मीन्स वेव फंक्शन कोलैप्स हो गया और मैटर जो है वो वेव से क्या आ गया, पार्टिकल आ गया। तो मैटर जो है वो ड्यूल नेचर का है, पार्टिकल का भी और वेव का भी। ठीक है, दोनों ही नेचर शो करता है। अब देखिए, इसको एक और एक्सपेरिमेंट से समझ सकते हैं आप। मान लीजिए हमारे पास में ये एक बॉक्स है। ठीक है, इस बॉक्स में आपने एक इलेक्ट्रॉन को यहां पर रखा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का क्योंकि वेव नेचर है, तो आपको यहां पर इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर, इलेक्ट्रॉन जो है आपको एवरीवेयर इन द बॉक्स कहीं पर भी मिल सकता है। ठीक है, आपको कहीं पर भी मिल सकता है इलेक्ट्रॉन। अब मैंने क्या किया, इस बॉक्स को दो भागों में तोड़ दिया। ठीक है, तो हमारे पास बॉक्स नंबर 1 मिलेगा, बॉक्स नंबर 2 मिलेगा। सिंपली है। अब देखिए यहां पर, जब तक मैंने इस बॉक्स के अंदर नहीं देखा है, तो ये 50% प्रोबेबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन जो है हो सकता है वो बॉक्स नंबर 1 में हो सकता है बॉक्स नंबर 2 में हो। ये 50% चांस है। ठीक है, मान लीजिए इसके लिए है वेव फंक्शन फाई, यानी कि ये वेव फंक्शन हमें प्रोबेबिलिटी बताता है। ठीक है, वैसे साई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है, आगे जाके हम इसको पढ़ेंगे। साई स्क्वायर जो होता है, यानी कि इसका जब हम स्क्वायर कर देंगे तो ये हमें बताता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग दिस इलेक्ट्रॉन इन ए यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो ये हमें यहां से बताता है। तो साई 1 है 50% प्रोबेबिलिटी और साई 2 है 50% प्रोबेबिलिटी। तो हमें दोनों का कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है यहां पर, यानी कि इलेक्ट्रॉन 1 में भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन 2 में भी हो सकता है। लेकिन जब आप इसको देखेंगे यहां से, ठीक है, तो आपके पास जो है इलेक्ट्रॉन की पोजीशन सर्टेन हो जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन सर्टेन होने का मतलब ये हो गया कि ये वेव फंक्शन कोलैप्स हो गया और अब इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल की तरह बिहेव करने लग गया और आपको या तो जो है इलेक्ट्रॉन इस 1 के अंदर, बॉक्स के अंदर मिलेगा, या फिर इस बॉक्स 2 के अंदर मिलेगा। ठीक है, लेकिन इससे पहले जब तक आपने इस इलेक्ट्रॉन को नहीं देखा था, तब तक ये इलेक्ट्रॉन जो है दोनों ही बॉक्सेस के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है विद प्रोबेबिलिटी 50-50%। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट और भी हम देख सकते हैं यहां पर। देखिए, इस एक्सपेरिमेंट का नाम है स्क्रोडिंगर कैट एक्सपेरिमेंट। स्क्रोडिंगर कैट एक्सपेरिमेंट, देखिए इसमें क्या होता है। हमने क्या किया, एक प्रिजन के अंदर हमने एक कैट को जो है यहां पर रख दिया। ठीक है, और हमने क्या किया, एक फ्लास्क के अंदर, एक ग्लास का कोई फ्लास्क है जिसमें हमने एक डेडली पॉइजन जो है हमने यहां पर प्लेस कर दिया और हमने एक रेडियो एक्टिव सोर्स इसके पास रख दिया। अब जैसे ही रेडियो एक्टिव डिके होगा, ठीक है, वैसे ही ये फ्लास्क जो है ये ब्रेक हो जाएगा। फ्लास्क क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और ब्रेक होने के बाद में ये डेडली पॉइजन धीरे धीरे इस प्रिजन के अंदर क्या होने लगेगा, फैलने लगेगा। अभी जब तक आपने इस प्रिजन के अंदर नहीं देखा है, ठीक है, तब तक देखिए 50-50% चांस है, 50-50% चांस है कि ये कैट जो है ये दोनों स्टेट में है। कैट अलाइव भी है और कैट डेड भी है, कैट डेड भी है, दोनों केस हैं यहां पर। लेकिन अगर आप यहां पर देख लेंगे तो आपके पास जो कैट की जो स्टेट है, ठीक है, कैट की जो स्टेट है वो आपके पास सर्टेन हो जाएगी। ठीक है, या तो वो आपको अलाइव मिलेगी या फिर डेड मिलेगी यहां पर। तो ये चीज है स्क्रोडिंगर कैट एक्सपेरिमेंट। इसी तरीके से क्वांटम फिजिक्स जो है काम करता है। तो आइए बात कर लेते हैं एक बार कि क्वांटम फिजिक्स और क्लासिकल फिजिक्स में क्या डिफरेंस है। सो देखिए, क्वांटम फिजिक्स और क्लासिकल फिजिक्स में क्या फर्क है। देखिए, क्लासिकल फिजिक्स जो है ये मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनके मोशन को गवर्न करने के काम आता है। मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स यानी कि जिनको हम नेक्ड आई से देख सकें, उनका जब भी हमें मोशन को स्टडी करना होता है तो हम क्लासिकल फिजिक्स या न्यूटन फिजिक्स को हम जो है स्टडी करते हैं, उसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बेसिस पे हम यहाँ पर उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, कितना मोमेंटम है, क्या उसकी स्पीड है, कितने टाइम में, जैसे मान लो कोई बॉल है, मैं नीचे फेंक रहा हूँ, कितने टाइम में बॉल नीचे जाएगी। ठीक है, इस तरीके जो भी चीज़ें हैं ये हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर ए मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर मैं बात करूँ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, यानी कि जिनका साइज बहुत छोटा है, एटॉमिक स्केल का है, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, एटम है, मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, इन सब का जब भी मुझे मोशन देखना है तो मैं यहाँ पर देखिए न्यूटन फिजिक्स जो है वो नहीं लगा सकता हूँ। सो न्यूटोनियन फिजिक्स यहाँ पर इनवैलिड हो जाता है, या मैं ये कहूँ कि क्लासिकल फिजिक्स उस केस में इनवैलिड हो जाएगा। और माइक्रोस्कोपिक के केस में आपके पास जो आपको यूज़ करना होगा वो है वेव फंक्शन। ठीक है, आपको
उस माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट का वेव फंक्शन डिफाइन करना होगा। तो किस तरीके से डिफाइन करते हैं ये हम आगे जाकर के देखेंगे। ये डिपेंड करता है कि माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल कितना है। अगर आपको पोटेंशियल पता है, आपको उसकी एनर्जी पता है, तो आप सिंपली उसका वेव फंक्शन जो है फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग स्क्रोडिंगर टाइम वेव इक्वेशन। आइदर इट इज टाइम डिपेंडेंट और आइदर इट इज टाइम इंडिपेंडेंट। ये डिपेंड करता है कि उसका जो पोटेंशियल है ये टाइम पर निर्भर कर रहा है या टाइम पर नहीं निर्भर कर रहा है, ये तो डिपेंड करता है। अब बात आती है कि क्लासिकल फिजिक्स कहाँ पर फेल हो जाती है कि हमें क्वांटम फिजिक्स की जरूरत पड़ी। तो सबसे पहला हमने डिफरेंस देखा कि क्लासिकल फिजिक्स माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के मोशन को जो है गवर्न नहीं कर पाता है, वहां पर वो फेल हो जाता है। तो इसलिए वहां पर हमें वेव फंक्शन जो है वो फाइंड आउट करना होता है, और वेव फंक्शन की वैल्यू जो है आप अगर उस माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट का अगर आपको पोटेंशियल पता है, आइदर इट इज टाइम इंडिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट, तो वहां से आप जो है वेव फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये वेव फंक्शन जो है सारी इंफॉर्मेशन कंटेन किए रखता है, जैसे क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये पार्टिकल यहां से यहां रेंज में होगा, या फिर इसकी एनर्जी क्या होगी, सब चीजें जो है यहां पर ये वेव फंक्शन कंटेन करता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं। देखिए, फर्स्ट तो हमने डिफरेंस देख लिया कि क्लासिकल फिजिक्स फेल हो जाती है माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के मोशन को गवर्न करने में। दूसरी जो देखिए यहां पर है कि एटम की स्टेबिलिटी के बारे में ये नहीं बताता है। ये कहता है कि यहां पे मान लीजिए हमारे पास न्यूक्लियस प्रेजेंट है और चारों तरफ एटम में जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन कर्व्ड पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, तो धीरे धीरे जो है क्या होगा, ये अपनी एनर्जी को जो है लूज करता चला जाएगा, और एनर्जी जो लूज करेगा वो इन टर्म्स ऑफ फोटॉन्स जो है ये बाहर निकलेंगे, इन टर्म्स ऑफ रेडिएशंस जो है ये बाहर निकलेंगी। तो एक ऐसा टाइम आएगा जब इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी और इवेंचुअली ये न्यूक्लियस के अंदर क्या हो जाएगा, फॉल कर जाएगा। और इलेक्ट्रॉन क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर फॉल कर गया है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एटम जो है वो क्या हो गया, अब अनस्टेबल हो गया। लेकिन क्या एटम अनस्टेबल होता है? एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि एटम्स कभी भी अनस्टेबल नहीं होते हैं। एटम्स आर ऑलवेज स्टेबल। ठीक है, तो ये चीज यहां पर आ जाती है, क्लासिकल फिजिक्स यहां फेल हो जाता है। तो हम आगे जाके देखेंगे क्वांटम फिजिक्स में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये होता है जो हमें कहता है कि कभी भी हम एक पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम को साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि वो पार्टिकल का वेव नेचर होता है, पार्टिकल कहीं भी हो सकता है, उसकी पोजीशन अनसर्टेन है और उसकी वेलोसिटी जो है वो भी अनसर्टेन है, इसलिए मोमेंटम भी जो है उसका अनसर्टेन है। तो ये आ जाता है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो यहाँ से आप एटम की स्टेबिलिटी जो है वो चेक कर सकते हैं, यहाँ से आप पता लगा सकते हैं कि एटम जो है वो स्टेबल है। तो देखिए इसको यूज़ करते हैं हम, इस इक्वेशन को कैसे यूज़ करें। देखिए मान लीजिए एक समय के लिए कि इलेक्ट्रॉन जो है इस न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। अब न्यूक्लियस का जो साइज होता है ये होता है 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, दैट मीन्स 1 फेर्मी के अराउंड जो है इसका साइज जो होता है। ठीक है, अब यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन अगर इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है तो कहीं पर भी एग्जिस्ट कर सकता है। दैट मीन्स मैं ये कह सकता हूं कि अनसर्टेनिटी इन फाइंडिंग द पोजीशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इन दिस न्यूक्लियस इज डेल एक्स विच इज 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, और यहां पर डेल पी यानी कि मोमेंटम उसका कितना होगा, m डेल v होता है, क्योंकि मास तो कांस्टेंट है। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। ठीक है, h कट की वैल्यू देखिए होती है h/2π और h की वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये सब वैल्यूज आप पुट करिए और यहां पर आप अनसर्टेनिटी जो है वो फाइंड आउट कीजिए इन द मेजरमेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप फाइंड आउट करेंगे सब वैल्यूज पुट करके, देन आई एम गेटिंग द आंसर इज अप्रोक्सीमेटली 10⁻10 मीटर पर सेकेंड। इस ऑर्डर की आपके पास जो है वेलोसिटी आ जाएगी। क्या ये वेलोसिटी जो है पॉसिबल है? नहीं, ये वेलोसिटी पॉसिबल नहीं हो सकती है, बिकॉज दिस इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, वेलोसिटी दिस इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट, और किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा नहीं हो सकती है। तो इलेक्ट्रॉन कभी भी न्यूक्लियस के अंदर जो है लाई नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है बाहर ही लाई करेगा ऑर्बिट के अंदर। दैट मीन्स एटम्स आर ऑलवेज स्टेबल। तो यहां से ये चीज प्रूव हो सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या इसका ड्रॉबैक है क्लासिकल फिजिक्स का। देखिए नेक्स्ट जो ड्रॉबैक है ये है कि जो सॉलिड्स होते हैं इनकी स्पेसिफिक हीट जो है, जिसको हम CV से डिनोट करते हैं, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये जो टेम्परेचर के साथ वेरी करती है या नहीं करती है, ये चीज़ ये कंप्लीटली नहीं बता पाता है क्लासिकल फिजिक्स। देखिए किस तरीके से होता है मैं बताता हूँ। देखिए जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, ठीक है,
तो वैसे वैसे सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स हैं, क्योंकि वो बहुत क्लोज हैं, टेम्परेचर ज़्यादा होने पर ये एटम्स जो हैं ये अपनी पोजीशन पर वाइब्रेट करने लग जाते हैं, ठीक है। और ये वाइब्रेट करेंगे तो आप इसकी जो एनर्जी लिख सकते हैं वो आप लिख सकते हैं टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी प्लस में व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी उसकी होगी क्योंकि ये जो एटम्स हैं ये वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। और ये वाइब्रेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है इसका होता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है इस तरीके से ये वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। सो सिंपल हार्मोनिक मोशन की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं सबसे पहले तो हाफ mv² प्लस में पोटेंशियल एनर्जी। देखिए अगर कोई पार्टिकल SHM एग्जीक्यूट करने लग रहा है, जैसे इस केस में सॉलिड्स के अंदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स टेम्परेचर बढ़ाने पर ऑस्किलेट करते हैं, उनका जो फोर्स जो होता है जो इनके ऊपर लगता है वो होता है -kx, ठीक है। ये होता है अलोंग एक्स एक्सिस, मान लेता हूँ ये एटम जो है वाइब्रेट करने लग रहा है, ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस। यहाँ पर k जो है ये होता है कांस्टेंट, जिसको हम स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं, और ये जो F होता है इसको हम बोलते हैं रेस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। सो यहाँ से आप पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए F होता है -∂V/∂x, तो यहाँ से अगर V देखूँ तो -F/dx, यहाँ से अगर मैं वैल्यू फाइंड आउट करूँ देन आई एम गेटिंग हाफ kx², ठीक है, हाफ kx²। सो हाफ kx², इसको आप सिंपली p²/2m भी लिख सकते हैं, और मोमेंटम क्योंकि x एक्सिस के अलोंग है सो px²/2m प्लस में हाफ kx² आप लिख सकते हैं। अब क्लासिकल फिजिक्स में, थर्मोडायनेमिक्स में आप पढ़ते हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी ये क्या कहता है? लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी कहता है कि जो एवरेज एनर्जी जो होती है एसोसिएटेड विद ईच क्वाड्रेटिक टर्म, ठीक है, इन द एनर्जी एक्सप्रेशन, वो होती है हाफ kT। हाफ kT। तो अगर यहां पर मैं देखूं तो देखिए ये क्वाड्रेटिक टर्म, ये दूसरी क्वाड्रेटिक टर्म, तो अलोंग द एक्स एक्सिस यहां पर देखिए एटम या मॉलिक्यूल जो है उसकी एवरेज एनर्जी जो है अलोंग वन एक्सिस कितना है? हाफ kT प्लस हाफ kT, बिकॉज दोनों ही क्या है? क्वाड्रेटिक टर्म्स हैं, ठीक है। सो हाफ kT इसके साथ एसोसिएटेड और हाफ kT इसके साथ एसोसिएटेड, दैट मीन्स kT। kT इज द एवरेज एनर्जी विच इज एसोसिएटेड विद ईच मॉलिक्यूल अलोंग द एक्स एक्सिस। लेकिन एटम जब वाइब्रेट करेंगे तो जरूरी थोड़ी ना एक्स एक्सिस की तरफ ये वाइब्रेट करें, अलोंग द वाई एक्सिस, अलोंग द जेड एक्सिस भी ये वाइब्रेट कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर मैं इसकी टोटल एनर्जी देखूं, टोटल एनर्जी, तो यहां पर आप उसको सम करना पड़ेगा। दैट मीन्स यहां पर py²/2m प्लस हाफ ky², इस तरीके से आपको अलोंग जेड एक्सिस आल्सो आपको इसके अंदर ऐड करना होगा। सो यहाँ पर देखें तो आप सिंपली इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट मीन्स इसके अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? 3 है, क्योंकि 3 पॉसिबल डायरेक्शंस हैं एटम के वाइब्रेशन होने की, ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस। और एक एटम तो है नहीं सॉलिड के अंदर, सॉलिड के अंदर कितने एटम्स हैं? n नंबर ऑफ एटम्स मैंने मान लिए, तो n से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। सो अपने पास एवरेज एनर्जी जो आई है वो आई है 3n kT, ये आ गया। और यहां पर जो n होता है इसको हम लिखते हैं गैस कांस्टेंट, दैट मीन्स 3RT, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट अगर मैं सॉलिड्स की फाइंड आउट करूं देन आई एम गेटिंग CV = ∂U/∂T एट कांस्टेंट V। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? अगर इस एवरेज एनर्जी को मैं टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं देन आई एम गेटिंग 3R, ठीक है, देन आई एम गेटिंग 3R। क्या ये टेम्परेचर पर डिपेंड है? नहीं, ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करने लग रहा है। इसका मतलब यह हो गया कि स्पेसिफिक हीट सॉलिड्स के केस में क्या होती है? कांस्टेंट होती है, चाहे फिर टेम्परेचर कुछ भी हो। लेकिन ये क्लासिकल फिजिक्स कहता है, अगर हम एक्सपेरिमेंटली देखें तो ऐसा नहीं है। हाई टेम्परेचर पर स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है, लेकिन अगर हम टेम्परेचर को रिड्यूस करते हैं तो स्पेसिफिक हीट भी जो है ये फास्टली, रैपिडली जो है डिक्रीज करती है। ये बताया था आइंस्टीन ने इन हिज आइंस्टीन थ्योरी ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। तो वहां पर उसने बताया था कि टेम्परेचर को अगर हम कम करें तो स्पेसिफिक हीट जो है ये डिक्रीज करती है रैपिडली। तो यहां पर क्लासिकल फिजिक्स जो है वो फेल हो जाती है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है, इसको भी क्लासिकल फिजिक्स जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारी नेक्स्ट जो है हेडिंग, या हम कहें जो नेक्स्ट टॉपिक होगा जो हम पढ़ेंगे वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। आफ्टर फेलियर्स ऑफ क्लासिकल फिजिक्स वी विल स्टडी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है जैम के हिसाब से, ठीक है। और क्लास 12th में इसकी स्टार्टिंग हो जाती है, BSc में भी इसको पढ़ाया जाता है। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? दी
phenomena in which electrons are ejected out from a metal when a light of the sufficient frequency, or you say that of a certain wavelength is incident upon it. ठीक है, यहां पर मैंने सर्टेन वेवलेंथ और सर्टेन फ्रीक्वेंसी क्यों कही है, क्योंकि एक फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए जिसके अबाव ही जो है इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं। बट देखिए क्लासिकल फिजिक्स ऐसा नहीं कहती है। क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी है ये लाइट की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड ही नहीं करती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी ये लाइट की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड ही नहीं करती। इसका मतलब आप किसी भी फ्रीक्वेंसी की लाइट जो है इंसिडेंट करवा लीजिए मेटल सरफेस पर, आपको इलेक्ट्रॉन्स मिलने ही वाले हैं। ठीक है, यहां से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इजेक्ट होने ही वाले हैं। बट ऐसा क्वांटम फिजिक्स नहीं कहता है। क्वांटम फिजिक्स में एक्सपेरिमेंटली जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को देखा गया तो हमने ये पाया कि एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी होती है जिसे हम कहते हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या फिर थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसे हम डिनोट करते हैं न्यू नॉट से। ठीक है, अगर इसके बिलो फ्रीक्वेंसी की लाइट आप इंसिडेंट करवाते हैं मेटल सरफेस पर तो उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होना इम्पॉसिबल है। दैट मीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इम्पॉसिबल है। ठीक है, सो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए जिसके अबाव ही जो है आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं मेटल सरफेस से वो इजेक्ट होंगे। तो सबसे पहला तो ये आ जाता है। दूसरी जो चीज़ है वो ये देखिए कि इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से ये इंटेंसिटी पर निर्भर करती है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, दैट मीन्स बहुत ज़्यादा ब्राइट कोई लाइट आप इंसिडेंट करवा रहे मेटल सरफेस पर, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स तो जनरेट होंगे ही होंगे, लेकिन उन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्चुअल में। यानी कि जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट आप इंसिडेंट करवाएंगे आपको इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज़्यादा मिलने वाली है। डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स की डिफरेंट एनर्जी और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी। लेकिन क्वांटम फिजिक्स में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक्सपेरिमेंट में जब ये ऑब्जर्वेशन किया गया तो वहाँ पर यह पाया गया कि चाहे लाइट जो है आप किसी भी इंटेंसिटी की आप जो इंसिडेंट करवा लीजिए, जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होने वाले हैं उन सब की काइनेटिक एनर्जी सेम होती है। दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं हम उन्हें फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, उन फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पर डिपेंड करती ही नहीं है। ठीक है, तीसरी ये बात आती है कि देखिए इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, क्योंकि वो एटम के साथ में देखिए कोवेलेंट बॉन्ड बना रखा है तो उसको ब्रेक होने में थोड़ा टाइम लगेगा। लाइट की फ्रीक्वेंसी कुछ होगी, लाइट की कुछ वेवलेंथ होगी, और जब हम उसको इंसिडेंट करवाएंगे तो कुछ सर्टेन वेवलेंथ सर्टेन फ्रीक्वेंसी करवाएंगे कि वहां से इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी जो है फोटोन की वो एब्जॉर्ब कर ले और फिर उसके बाद में कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करके वो बाहर आ जाए, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, देयर इज ए टाइम लैग। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऑब्जर्वेशंस में ये पाया गया है कि देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द इजेक्शन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो यहां पर ये कुछ फेलियर्स हैं क्लासिकल फिजिक्स के इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। नेक्स्ट इसी में देखिए आगे हम पढ़ेंगे कॉम्पटन इफेक्ट, ये भी जो है एक्सप्लेन नहीं करता है। कॉम्पटन इफेक्ट में ये कहता है मैटर के साथ में लाइट जो है, या हम कहें कि एक्सरेज फोटोन हो गया, ये किस तरीके से जो है इंटरेक्शन करता है, तो हमारे पास जो भी जनरेट होता है तो क्या उसकी वेवलेंथ चेंज होती है या नहीं होती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। कॉम्पटन इफेक्ट इसने क्लासिकल फिजिक्स ने ऐसा कुछ एक्सप्लेन नहीं किया। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में। सो नेक्स्ट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। क्लासिकल फिजिक्स ब्लैक बॉडी रेडिएशन में एक चीज़ जो है वो डिफाइन नहीं कर पाया था। देखिए ब्लैक बॉडी सबसे पहले होती क्या है, देखिए ए बॉडी which absorbs all the light 100% लाइट जो हम उसके ऊपर इंसिडेंट करवा रहे हैं of all wavelengths। ठीक है, किसी भी वेवलेंथ की आप लाइट इंसिडेंट करवा लीजिए, अगर उस बॉडी ने 100% लाइट एब्जॉर्ब कर ली है देन आई एम सेइंग दिस इज ए ब्लैक बॉडी। ठीक है, और रिफ्लेक्शन उस केस में 0% होगा, यानी कि कोई भी लाइट वो वापस से रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। रिफ्लेक्शन 0%, एब्जॉर्प्शन 100%। पर क्या ये पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, सो कोई भी ब्लैक बॉडी, आइडियल ब्लैक बॉडी जो है एग्जिस्ट नहीं करती है नेचर के अंदर, बट हाँ कुछ अप्रॉक्सीमेट हम कह सकते हैं, जैसे लैंप ब्लैक है, इसी तरीके से प्लेटिनियम ब्लैक है। ठीक है, ये सब जो है ये कुछ एग्जिस्ट करते हैं ब्लैक बॉडी
जो हम परफेक्ट नहीं कह सकते हैं बट ऑलमोस्ट परफेक्ट हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट परफेक्ट ब्लैक बॉडीज हैं। मैं कह सकता हूं कि 99% जो है एब्जॉर्ब करेंगी और 1% जो है रिफ्लेक्ट करेंगी, ठीक है। सो यहाँ पर ब्लैक बॉडी रेडिएशन है। अब देखिए जब भी टेम्परेचर को हम इसके अंदर वेरी करवाते हैं, इंक्रीज करवाते हैं, तो क्या होता है, ये चारों तरफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो इमिट करता है, ठीक है। ऑफ रेंज इसकी बहुत सारी वेवलेंथ हो सकती हैं, इस केस में डिफरेंट वेवलेंथ हो सकती हैं। और जब ये वेवलेंथ विजिबल स्पेक्ट्रम में मैच करेंगे, विजिबल स्पेक्ट्रम में मैच करेंगी, तो हमें कलर्स दिखेंगे, हमें कलर्स दिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक आयरन रोड को अगर आप टेम्परेचर के साथ वेरी करवाते हो, दैट मीन्स उसको हीट देते हो, आप गर्म करते हो, तो आपके पास जो है कलर्स चेंज होते हैं उसमें अंदर। जैसे रेड कलर आता है, फिर ऑरेंज कलर आता है, ठीक है, व्हाइट कलर आना, इस तरीके से आपके जो है कलर जो है वो चेंज होंगे, ठीक है, इन द विजिबल स्पेक्ट्रम। तो अब कितनी एनर्जी उससे ब्लैक बॉडी ने टेम्परेचर वेरी करवाने पर रेडिएट करी है, ठीक है, कितनी रेडिएट करी है, क्या कह रहा हूं मैं, एनर्जी रेडिएटेड किस पर से, पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम, इसे हम कहते हैं एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी। और ये किस पर निर्भर करना चाहिए, एनर्जी डेंसिटी ऑब्वियसली टेम्परेचर पर डिपेंड करनी चाहिए। अब इस एनर्जी डेंसिटी जो है, इसको एक्सपेरिमेंटली जो हमने प्लॉट किया विद द लाइट वेवलेंथ्स, ठीक है, एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, तो हमारे पास जो ग्राफ बनता है, सो एनर्जी डेंसिटी का जो ग्राफ है इन द रेंज लैम्डा से लेकर के लैम्डा प्लस डी लैम्डा तक, ठीक है, मैं उसका नाम दे देता हूँ ई लैम्डा डी लैम्डा नाम दे देते हैं, या ई डी लैम्डा नाम दे दीजिए, और यहाँ पर लैम्डा जो है वेरी करने लग रहा है, तो जो ग्राफ आता है वो इस तरीके से आएगा, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है, ये ग्राफ आएगा। अब क्या किया, देखिए ये तो बात हुई एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। अगर हम क्लासिकल फिजिक्स जो है, क्लासिकल फिजिक्स में हम लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी पढ़ते हैं, ठीक है। अगर हम देखिए टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एटम्स जो है वो ऑस्किलेट करेंगे, ठीक है, तो एटम्स का ऑस्किलेशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेशन होगा। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर उसके अंदर होगा तो ऑब्वियसली हम वहां पर लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, जो ये कहती है कि एवरेज एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच एटम अलोंग एन एक्सिस, वन एक्सिस इज kT, ठीक है। सो यहां पर देखें तो क्लासिकल फिजिक्स का यूज करते हुए दो साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है रेले एंड जीन्स। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, इसका फॉर्मूला जो है कैलकुलेट किया इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। देन दे गेट ई डी लैम्डा वेरीज 1 बाय लैम्डा टू द पावर 4, इस तरीके से वेरी कर रहा था। दैट मीन्स एनर्जी डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, ठीक है। सो यहां से अगर हम देखें, देखिए अगर लैम्डा की वैल्यू हाई है, लैम्डा की वैल्यू हाई है, तब तो देखिए एक्सपेरिमेंटली जैसे ग्राफ आ रहा है वैसे ही ग्राफ आएगा, इसका मतलब ये मैच करता है। लेकिन अगर यहां पर वेवलेंथ को मैं कम करता हूं, ठीक है, वेवलेंथ कम करना मतलब फ्रीक्वेंसी को हाई करना, ठीक है। सो उस केस में क्या होगा, ये एनर्जी डेंसिटी ये टेंड करेगा इन्फिनिटी को, ठीक है, इन्फिनिटी को टेंड करेगा, तो ग्राफ अपने पास लगभग यहीं पर ही जो है ये इस तरीके से करते हुए ये हो जाएगा डाइवर्ज, ठीक है, ये डाइवर्ज कर जाएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं देख रहे हैं यहाँ पर एक्सपेरिमेंटली जो फाइंड आउट किया है मैंने, ये ग्राफ कंटिन्यूस है, डाइवर्ज कहीं पर भी नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम क्लासिकल फिजिक्स का यूज करते हुए जो रेले और जीन्स ने क्या यूज किया है, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला जो डिराइव किया है, वहां से अगर हम देखें तो लैम्डा जब बहुत कम है, शॉर्ट वेवलेंथ या फिर हम कहें हाई फ्रीक्वेंसी, तो उस केस में ई की वैल्यू जो है यानी एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू है ये इन्फिनिटी अप्रोच करने लग रही है, ठीक है। और देखिए वेवलेंथ सबसे कम है, सो अगर देखिए यहाँ पर बात करूँ तो ये समथिंग विजिबल रीजन होता है, विजिबल रीजन, और ये जो रीजन होता है ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में आता है, अल्ट्रा वायलेट रीजन, अल्ट्रा वायलेट रीजन। तो अल्ट्रा वायलेट रीजन में ही देखिए ये जो है डाइवर्ज हो जाता है, ठीक है, इस तरीके से डाइवर्ज हो गया जस्ट अल्ट्रा वायलेट रीजन के बाद में, ठीक है। सो हम ऐसा कह सकते हैं कि इसे हम जो है कहते हैं अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रोफ, अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रोफ। तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन जो है यहाँ नहीं हो पाया, रेले और जीन्स ने जो है क्लासिकल फिजिक्स का यूज किया था, क्लासिकल फिजिक्स यहाँ पर फेल हो जाती है। बाद में जो है देखिए प्लैंक जो है, प्लैंक ने 1900 में इसको रिजोल्व किया था, ठीक है। उसने ये माना कि जो एटम्स जो वाइब्रेट कर रहे हैं विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर, तो वो एटम्स का वाइब्रेशन है, उनकी जो एनर्जी है वो कंटिन्यूस ना होकर के वो डिस्क्रीट एनर्जी है, डिस्क्रीट एनर्जी है, डिस्क्रीट एनर्जी है,
ठीक है, जैसे 0 hν 2 hν 3 hν इस तरीके से डिस्क्रीट है। तो उसका जब अजम्पशन उन्होंने किया और फिर उसके बाद में जब सोल्व किया तो प्लैंक जो है उसकी थ्योरी यहाँ पर फिट बैठ जाती है एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। सो ये इन्होंने क्वांटम फिजिक्स का यूज करते हुए किया था प्लैंक्स ने। जो क्वांटम फिजिक्स है यहाँ पर ये इसका डेवलपमेंट होता है, यहाँ पर ये आती है। बाद में हम स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी पढ़ेंगे। स्क्रोडिंगर ने जो है वेव फंक्शन जो है उसको डिफाइन किया था, वेव फंक्शन क्या होता है क्या नहीं होता है, क्या उसके फिजिकल सिग्निफिकेंस है। तो नेक्स्ट हम आप जानेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में सारी चीज़ें, और हम IIT जेम के जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं उनको भी हम सॉल्व आगे करेंगे। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपकी वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।